नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर है और गिरफ्तार किए गए इन चारों संदिग्ध आतंकियों को 10 दिन की यहां पर पुलिस की रिमांड पर भी भेजा गया है। चारों संदिग्ध आतंकी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब के ये बताए जा रहे हैं। एक जो आतंकी है वो लुधियाना का है और 3 फिरोजपुर के ही बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से काफी कुछ बरामद किया गया। भारी मात्रा में, भारी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि हथियारों को ड्रोन के जरिए यहां पर पाकिस्तान से भेजा गया था। पाकिस्तान का कनेक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। ऐसे में बहस जरूरी है कि क्या संदिग्ध आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन है। जी हां, वही पाकिस्तानी कनेक्शन जो कि लगभग भारत में सामने आने वाली हर तरह की आतंकी गतिविधि में देखने को मिल ही जाता है। इस बार भी इस पूरे घटनाक्रम का पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है और आखिर इनकी मंशा क्या कुछ थी, बहस जरूरी है। इसी पर चर्चा करेंगे सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से। लेकिन ये बड़ी आतंकी साजिश नाकाम भी जरूर हुई है और जांच एजेंसियां पूरी पड़ताल में भी जुटी हुई हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रिएक्शन सामने आया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी प्रतिक्रिया इसे लेकर सामने आई है। फिलहाल ताजा हालात क्या कुछ है, ताजा अपडेट क्या कुछ है, कमरजीत सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमरजीत, क्या कुछ फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर और क्या फिलहाल ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात करें तो जो चारों आरोपी थे, चारों आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उन चारों आरोपियों का 15 तारीख तक रिमांड दे दिया गया। 10 दिन का रिमांड करनाल पुलिस को मिला है और इसके साथ अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से डिमांड की गई थी, इससे ज़्यादा की डिमांड की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले के लेकर 10 दिन का रिमांड दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई भी अधिकारी बाइट देने से जरूर बचता नजर आया। लेकिन इतना जरूर है कि उन चारों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और उसके आगे की जो जानकारी ये मिल रही है कि उनको कहीं ना कहीं जो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पंजाब जाना है, दिल्ली की जो टीमें साथ हैं, पंजाब की जो टीमें साथ हैं, सभी ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। उससे पहले जो करनाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन तमाम लोगों पर पहुंचेगी। और हमने जैसे ये पूरी की पूरी तस्वीरें दिखाई कि क्राइम ब्रांच की जितनी भी करनाल की 4 अलग अलग टीमें थी, सभी यहाँ पर पहुंची हुई थी, उनके साथ थी। उनको सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से 15 दिन की डिमांड की गई थी। लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड दिया है, 15 तारीख तक उसका रिमांड दिया है चारों आरोपियों का। अब अलग अलग तरीके से पुलिस पूरी जांच करेगी। उनको कहां से आरटीएक्स लिया, कहां से वो ड्रोन आया, कहां से वो व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैटिंग थी, इन तमाम चीज़ों की जांच करनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर 10 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस अलग अलग जगह पर ले जाएगी कि पंजाब के फिरोजपुर में, लुधियाना में, जहां जहां की वो आरोपी रहने वाले हैं, और उसके साथ तेलंगाना का जो कनेक्शन निकल कर आया है वहां पर भी पुलिसों को लेके आया। इसके साथ सबसे बड़ी बात तो एक जो सामने निकल कर आई है कि उनके जो तेलंगाना का कनेक्शन निकल कर आया है वो कहां और कैसे पहुंचना था। इन तमाम चीजों को लेकर करनाल पुलिस जांच करेगी। फिलहाल ऑफिशियल जो वर्जन है एसपी करनाल का भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि थोड़ी देर में वो हो सकता है पीसी करें और पूरी की पूरी जानकारी जरूर दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 15 तारीख तक यानी 15 मई तक चारों आरोपियों को रिमांड पे, पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो करनाल से ये 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार अब इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी रिएक्शन की भी प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। कुछ अन्य राजनीतिज्ञों की ओर से भी क्या कुछ कहा गया है इस घटनाक्रम को लेकर, आइए सुनते हैं। हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं। लेकिन उनसे अब तो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी लेंगी तो जानकारी आपको मिलेगी। अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं
उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। देखिए, अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। देखिए, मैं जिन हमारी फोर्सेस ने, जिन पुलिस ने, के लोगों ने उनको पकड़ा है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनकी इंटेलिजेंस के कारण, उनकी सतर्कता के कारण ये उन लोगों को पकड़ पाए हैं और मुझे लगता है कि इनके पकड़े जाने के बाद और बड़े खुलासे इनसे होंगे। देखिए, आज सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें हमने 4 आतंकवादी पकड़े गए। उनके पास से हमने 3 IEDs, एक पाकिस्तान में की एक पिस्टल, 1,30,000 के करीब कैश हमें मिला है, 31 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। इन व्यक्तियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है मधुबन थाने में, जिसमें हमने UAPA की धाराएं भी इन्वोक की हैं। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। हमने थाना मधुबन में FIR इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जाँच जारी है। शुरुआती जाँच में सर पता लग पाया क्या मंशा थी? देखिए, जो अभी तक जहाँ सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। थैंक यू। तो बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। पाकिस्तान से भी कनेक्शन बताया जा रहा है, पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं। हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। आखिर क्या प्लानिंग थी इनकी, क्या साजिश थी, क्या कुछ किया जाने वाला था? लेकिन फिलहाल उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से और अब 10 दिन की रिमांड भी हासिल कर ली गई है। ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे और कई तरह के सवाल भी बनते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से ये बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई? अगर थोड़ी सी भी चूक होती, थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो शायद आज कोई एक बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता था। सवाल नंबर 2, क्या पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जानकारी सामने आई है कि हरविंदर सिंह रिंदा की ओर से इन 4 आतंकियों को जो है एक कंसाइनमेंट दी गई थी, जिसे सप्लाई किया जाना था। सवाल नंबर 3, क्या 4 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कुछ बड़े राज, बड़े खुलासे सामने आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से लगातार जी दिल्ली NCR हरियाणा इस खबर पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि अब 10 दिन की रिमांड भी हासिल कर ली गई है इन 4 आतंकियों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 आतंकी पंजाब के ही रहने वाले हैं, पंजाब से ही इनका कनेक्शन है। एक युवक लुधियाना का बताया जा रहा है और 3 फिरोजपुर से। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अहम बात है और अहम जानकारी है वो ये कि फिरोजपुर में ही ड्रोन के माध्यम से जो है वो ये हथियार पहुंचाए जा रहे थे। तो लगातार इस पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आज इन तमाम सवालों के जवाब भी देंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर, पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ परवीन अत्रे जुड़ गए हैं, BJP के प्रवक्ता। हमारे साथ वेद भूषण भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ACP है, IPS अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, JJP के प्रवक्ता। और ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता हैं। राय सिंह हैं हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं प्रवीण अत्रे जी आपके पास आना चाहूंगी। अत्रे साहब, कैसे देखते हैं इतनी बड़े स्तर पर कहा जा सकते हैं कि बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो आज सतर्कता दिखाई है, कहीं ना कहीं उस सतर्कता का ही नतीजा है कि आज एक बड़ी साजिश नाकामयाब हो गई। जी ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा। हरियाणा पुलिस बधाई की पात्र है, सुरक्षा एजेंसी बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने इस तरह की तत्परता दिखा के इन लोगों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल। देखिए ज्योति, 2 चीजें विशेष तौर पे। पहली चीज, जो शुरुआती पूछताछ में जो जानकारी मिली है और जो करनाल के SP गंगाराम पूनिया जी जो बता रहे थे कि ये जो 4 लोग हैं ये पंजाब से कंसाइनमेंट लेके
और ये तेलंगाना आदिलाबाद कहीं इनके पास जो मैप था जो इनको प्रोवाइड किया करवाया था इनके ऑपरेटर ने, वहां पे ये इस कंसाइनमेंट के साथ जा रहे थे। और ये भी चीजें जैसे आपने अपने शुरुआती पैकेज में भी जिक्र किया, हरजिंदर रिंदा जो पाकिस्तान में रहता है, वांटेड है हिंदुस्तान में, और उसने किस तरह से ड्रोन के जरिए ये हथियार इन तक पहुंचाए और फिरोजपुर बॉर्डर पे। तो इससे एक चीज तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रही है, जो लगातार चर्चा भी हो रही थी मीडिया में भी, जिस विषय पे बात होती थी कि पाकिस्तान लगातार अपने इस तरह के ग्रुपों के जरिए हिंदुस्तान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज हालांकि जो बाकी जांच होगी, जांच में पूरी डिटेल में पता लगेगा इन चीजों का, लेकिन ड्रोन के जरिए देश में हथियार आ रहे हैं। ड्रोन, ये बात जो पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर भी कई बार मीडिया में इस बात की जिक्र कर चुके थे, मीडिया की रिपोर्ट्स भी इस तरह की थी, अक्सर इस बात की चर्चा भी होती थी। और जब केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो दायरा है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जब किया, तो उस वक्त बहुत से ऐसे नेता भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। मुझे लगता है आज की इस घटना के बाद शायद उन लोगों को समझ में आएगी कि इसके करने के कारण क्या रहे होंगे, क्यों इस तरह की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए हमारे देश के अंदर एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान बड़े लंबे समय से इस प्रयास में है। लेकिन हमारे देश की जो सुरक्षा बल है, जो हमारे देश की फोर्सेज हैं, वो बधाई की पात्र हैं कि पाकिस्तान की इस साजिश को लगातार नाकामयाब कर रही हैं। और जो आज की घटना है ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। बिल्कुल। वेदभूषण जी, जितना आसान, जितना सिंपल ये नजर आ रहा है, क्या वाकई इतना सिंपल है भी या काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इतने खतरनाक हथियारों की सप्लाई किए जाना, ड्रोन के माध्यम से फिरोजपुर तक पहुंचाया गया, और उसके बाद ये 4 जो संदिग्ध हैं जिन्हें पकड़ा गया है वो पंजाब से इसे करनाल तक पहुंचा दिया, उसके बाद दिल्ली तक भी पहुंच सकते थे। ना जाने किस तरीके की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अगर जरा सी भी चूक होती तो शायद पता नहीं आज क्या होता। देखिए ज्योति, हरजिंदर जिंदा जिनका आप नाम ले रही हैं जी, ये आम उग्रवादी नहीं है। आपको याद होगा जब गोल्डन टेम्पल पर जो ऑपरेशन हुआ था अमृतसर के अंदर, उस टाइम ये लाइमलाइट में आए थे और दिल्ली पुलिस के 4 सब इंस्पेक्टर्स ने इनको अरेस्ट किया था मॉल लॉर्ड सिविल लाइन से। इनके पास में आर्म्स एंड एम्युनिशन मिला था, उस टाइम इनको बंद किया गया था। ये बहुत बड़े लेवल का टेररिस्ट है जो इस टाइम पाकिस्तान की शरण में है। पाकिस्तान को ने इसको असाइलम दिया हुआ है, वहां से ये ऑपरेट करता है। अब आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आने की बात आई थी तो ये भी कुछ कॉर्नर से आवाज उठ रही थी कि अब शायद खालिस्तान को दोबारा से बल मिलेगा। तो अभी आपने देखा पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और इस तरह की चीजें दोबारा शुरू हो गई हैं, जिसमें पंजाब की पुलिस ने अपनी तरफ से जो भी उनकी ड्यूटी थी उन्होंने किया है। तो ये इसी कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी अहम कामयाबी है पुलिस की। इंटेलिजेंस जो आधार पर जो पकड़े गए हैं, इनके पास से कैश मिलना और आईडी मिलना, आरडीएक्स मिलना और तमाम चीजें मिलना, ये बताती हैं कि ये बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थे, जो टाइम से रहते हुए इसको डिफ्यूज कर दिया गया। आपको याद होगा कि पंजाब के बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, जिसका भी आम आदमी पार्टी विरोध करती रही है कि वहां से बीएसएफ को हटाया जाए, उसकी सीमाएं कम की जाए, हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाए। अब फिरोजपुर बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है जहां ड्रोन की मदद से तमाम चीजें पहुंचाई जाती रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों का विरोध इस देश में क्यों किया जाता? देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या राजनीतिक हित ज्यादा जरूरी है? आपको याद होगा J&K से एक डीएसपी अरेस्ट हुए थे, देवेंद्र पाल सिंह, वो अभी तक जेल के अंदर हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई इस तरह की पुलिस के अंदर से भी कुछ कनाइवेंस हो सकती है। मतलब उसमें किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया सकता जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो पाए। पुलिस ने अभी 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत से हासिल किया है और अभी इसमें एनआईए, इंटेलिजेंस और बीएसएफ और लोकल पुलिस, इन तमाम की जॉइंट इंट्रोगेशन होगी। 10 दिन का बहुत लंबा समय है, बहुत सारी चीज निकल कर आएंगी कि कौन इनको फाइनेंस कर रहा था और उनका मेन उद्देश्य क्या था। क्या वो दिल्ली के रास्ते दिल्ली में कुछ करना चाहते थे, आदिलाबाद जाकर उनका कुछ तेलंगाना के अंदर कुछ स्पेसिफिक मिशन था? वो जो उनका मिशन था, यही जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है जो तमाम पुलिस की एजेंसीज हैं वो जानने की कोशिश करेंगी कि इसके पीछे क्या पर्पस था और ऐसा क्यों किया। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको फाइनेंस कौन कर रहा था। ज्योति, जो आर्म्स एम्युनिशन है, आरडीएक्स है, ये ड्रोन है, ये कोई बहुत सब्जी खरीदने जैसा छोटा आइटम नहीं है। इसमें बहुत बड़े फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है और बहुत बड़ा रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है।
कैश भी मिला है इनके साथ में, जो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया था। तो ये ठीक है, बहुत मोटा अमाउंट नहीं है, पर इतना अमाउंट जरूर था कि आदिलाबाद तक आराम से ट्रेवल कर सकते थे। तो हो सकता है इनके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंस भी इन्वॉल्व रहा हो, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा से ऑपरेट करते हैं, यूरोप से ऑपरेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल। फिलहाल तो बब्बर खालसा के साथ भी कनेक्शन बताया जा रहा है, जांच फिलहाल जारी है, चर्चा हम जारी रखें। लेकिन उससे पहले हरियाणा पुलिस के डीजीपी प्रमोद कुमार अग्रवाल ने भी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो आतंकी साजिश सामने आई है और उसे जो नाकाम किया गया है उसे लेकर उनका भी बयान सामने आया है, वो भी सुन लेते हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन है हरियाणा पुलिस का, पंजाब पुलिस का और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का जी। तो स्पेसिफिक इनपुट पे इस पे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी जो है वो पकड़े गए हैं और उनसे आईईडीज बरामद हुए हैं 3, एक पिस्टल है, लाइव कार्ट्रिजेस हैं, कैश है, बरामदगी हुई है उसकी, एक क्रिमिनल केस इस पे रजिस्टर्ड है मधुबन में और इनको कोर्ट में पेश करके 10 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आगे जो इंट्रोगेशन होगा और जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर। पंजाब पुलिस से इसका जो इनपुट है वो कहीं ना कहीं मिला था? जरूर, सभी से, मैंने जैसे बताया इट इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन जी, और सभी ने सहयोग से, समन्वय से इस पर कार्रवाई की। पाकिस्तान कनेक्शन या कुछ इसका सामने आया? ये बातें आई हैं और वेरिफिकेशन के बाद जी। थैंक यू। तो हरियाणा पुलिस के डीजीपी का भी कहना है कि फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर फिलहाल कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसकी भी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाएगी। राय सिंह सी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सतर्कता की वजह से आज ये पूरी साजिश नाकामयाब हो पाई? राय सिंह जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक जो है वो म्यूट है, आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। चलिए, फिलहाल आपकी जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तब तक हम ओंकार सिंह का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता इनेलो के। ओंकार जी, कैसे देखते हैं आज की इस पूरी जो घटनाक्रम है, सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी मिली और एक बड़ी जो आतंकी साजिश है नाकामयाब हो गई इनकी सतर्कता के चलते? ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बताएं। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं सुरक्षा एजेंसियों को, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने किसी बड़ी घटना को अंजाम होने से पहले ही रोक लिया। आपने शुरू में 3 सवाल पूछे थे कि क्या ये सतर्कता से पकड़े गए, दूसरा आपने पूछा था क्या इसका पाकिस्तान से कोई लिंक है, या तीसरा आपने पूछा था कि इसके और कहाँ क्या कुछ इसके लिंक आ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये सतर्कता तो पुलिस की और सतर्कता एजेंसियों की बहुत अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खामी जरूर रही कि करनाल तक कैसे पहुंच गए। करनाल तक पहुंचना भी वो, ज्योति जी, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली कुछ मात्र थोड़ी सी दूरी पर है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारी एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली एजेंसियों की, पंजाब पुलिस की या दूसरी एजेंसियों की कहीं ना कहीं फेलियर भी रही है इसमें, ये शुरुआती पॉइंट से क्यों नहीं पकड़े गए। अब क्या इसमें लिंक निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये तो 10 दिन के रिमांड में पता लगेगा, लेकिन ऐसी सी घटनाओं की हर एक नागरिक को, हर एक भारतीय को भर्त्सना करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हर एक बात को ये कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ देते हैं। अब ये पंजाब की राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई भी घटना जो हमारे भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, नागरिक ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का जो भारत में रह रहा है उसका एक कर्तव्य है कि उसकी खंडन करे। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अम्बाला शहर के विधायक 2-3 दिन पूर्व उन्होंने एक शपथ ली, हम भारत के लोग हैं, हम भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं, और हमारा भारत एक संविधान से चालित होता है, और संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए। मतलब हमारा कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म हमारे हैं। हमारे भारतवासियों को किसी एक धर्म को ना दूसरी नजर से देखना चाहिए, ना पहली नजर से देखना चाहिए। लेकिन असीम गोयले, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता से, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो शपथ ले रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बलिदान दूंगा और जरूरत पड़ी तो बलिदान लूंगा। क्या संविधान में कहीं भारत को एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा की गई है? यह भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ऐसी सी जो घटनाएं हैं
जो धार्मिक भावनाएं आहत करती हैं और धार्मिक दंगे भड़काने की कोशिश करती हैं। और ज्योति जी, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, पुलवामा हमला जिसको आज 2019 से 22 हो गए, 3 साल पूरे भी हो चुके हैं उसके बारे में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, जबकि 300 किलो RDX आया था भारत में, वो भी सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर था। और उस समय भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में इनका गठबंधन था। तो ये चीजें जरूर है, मैं इस चीज की प्रशंसा जरूर करूंगा कि हमारी एजेंसियां बिना किसी लाग लपेट के अच्छे काम करती हैं। और न्यायालय भी बधाई का पात्र है जिसने 10 दिन का रिमांड दिया ताकि हमारे सामने सच्चाई आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक आड़े आने की वजह से हमारे देश में छिटपुट घटनाएं होती हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और ये किसी भी स्टेट में हो, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, इसके लिए कोई जगह की अहमियत नहीं है। ये घटनाएं कहीं भी हो, ये निंदनीय है और इन पर बहुत जबरदस्त तरीके से रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अत्रे साहब, ओंकार जी को आपने सुना और उनका ये कहना है कि ठीक है, सुरक्षा एजेंसियों ने जो किया वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि उनके चलते ही आज जो एक बड़ी साजिश नाकामयाब हो पाई। लेकिन आखिरकार ये 4 संदिग्ध आतंकी इतने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ पंजाब से हरियाणा में पहुंच गए। हरियाणा में भी करनाल तक का सफर उन्होंने तय कर लिया, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं थी। देखिए ऐसे ज्योति, पहली बात तो ये है, मैं अब जो कुछ बोलूंगा उम्मीद करूंगा ओंकार जी चुपचाप सुनेंगे जैसे मैंने उनकी बात सुनी। ओंकार जी ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने इसमें भी राजनीति की है, पंजाब की राजनीति से जुड़ा है। मैंने अपनी पूरी बात में कहीं भी ना तो पंजाब की राजनीति का जिक्र किया था, ना इस बारे में मैंने कोई कमेंट किया था। पता नहीं उनको कैसे ये बात सुनी कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ऐसा बोला है। चलो, उन्होंने अगर ऐसा सुना और उन्होंने कहा तो उनका जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अंबाला से विधायक असीम गोयल ने इस तरह से एक ओथ ली। हालांकि मैंने वो ओथ उनकी वीडियो ना तो देखी है, ना सुनी है, ना मुझे जानकारी है। लेकिन जब विषय ये आ गया जो इन्होंने कहा कि संविधान के अंदर जो लिखा है पंथ निरपेक्ष, मतलब ये कह रहे हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी जी ने बाकायदा संविधान संशोधन करके जो शब्द संविधान में डाला, जो उस वक्त संविधान में नहीं था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान की रचना की थी, ये संविधान लिखा था, उस वक्त ये शब्द नहीं था। अगर ये संविधान को एक बार पढ़ लेते, उस संविधान के पहले पन्ने पर जो भगवान राम की दरबार की फोटो लगी है उसको देख लेते और उसमें अंदर जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है एक बार उसको पढ़ लेते। ये जो धर्म निरपेक्ष शब्द है ये संविधान में तब नहीं था, 1976 में डाला गया जब इंदिरा जी ने संशोधन किया था। पहली चीज। दूसरी चीज ये, अरे मैंने पहले कहा था कि ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा नहीं, मैंने पहले कहा था, मुझे पता था। बोलिए, अभी आप पहले सुन तो लीजिए, अरे पहले सुन तो लीजिए भाई, एक बार इनकी बात सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, पूरे पहले सुन लीजिए, अरे सुनिए पहले भाई। ठीक है ओंकार जी, आपके पास भी आएंगे, पहले अक्षय जी को अपनी बात पूरी कर लेंगे। बोल मैं आराम से सुन रहा था ना सारी बातें, आप भी सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। अब दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही है, इनको देखिए, मैं इनके सोच पे हैरान हूँ। ज्योति जी, मैं चाहूंगा कि इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, पता नहीं इनको। आप अपनी बात रखिए अत्रे जी, भाई आप अपनी बारी में बोलिएगा जो बोलना है। देखिए इनकी समस्या कहाँ है, अरे इनकी समस्या देखिए कहाँ है। ये कहते हैं कि उन्होंने अखंड भारत बोला, हम आज भी बोल रहे हैं, आपके सामने भी बोल रहा हूं कि हमारी अवधारणा है अखंड भारत, हम चाहते हैं अखंड भारत। पहले समझ लीजिए ये अखंड भारत है क्या, कौन कौन से देश जो इस भारत से जो टुकड़े अलग किए हैं, जब वो सब मिल जाएंगे तब बनेगा अखंड भारत, जिसकी कल्पना, जिसका उद्देश्य को लेके हम लोग अपना काम करते हैं। एक बार देखिए, मतलब आपको अखंड भारत पसंद नहीं, आप नहीं चाहते कि जिस देश, हमारे देश से जिन हिस्सों को अलग किया है, हमारे देश के जिन लोगों ने टुकड़े किए हैं, वो सारा इकट्ठा होकर अखंड भारत बने, ये आप नहीं चाहते ओंकार जी। दूसरा इन्होंने कहा देखिए पुलवामा का हादसा हुआ, लेकिन पुलवामा में क्या हुआ आज तक पता नहीं। भाई अगर आप अखबार नहीं पढ़ोगे, आप चैनल नहीं देखोगे, आप जीटीवी नहीं देखोगे, तो मेरा दोस्त थोड़ी है कि आपको पता लगा। आप पढ़ तो लीजिए, पुलवामा में जो व्यक्ति शामिल थे वो सब एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। विशेष तौर पे बाबर, जिसने वो जिस RDX का आप जिक्र कर रहे हो, जो उसको यहाँ पे जिसने ट्रांसपोर्ट करवाया, वो भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। ये मेरा दोष नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, आप लोग केवल आलोचना करने में लगते हो। मैं आपको सलाह दूंगा, लगातार जीटीवी देखा कीजिए, आप अपडेट रहेंगे, आपको पता रहेगा कि देश में हो क्या रहा है, आपको समझ रहेगी। आप अपनी नॉलेज एक बात से मैं जरूर सहमत हूं, एक विषय मैं ज्योति जरूर कहूंगा, वो विषय ये है कि इस तरह की जो घटना हुई,
देखिए ये बात तो लगातार अभी वेद जी भी जब बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तानी एजेंसी जो है वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि देश को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। यहाँ एक चीज और है, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा विरोधाभास है। हरजिंदर रिंदा जिसका यहाँ पे जिक्र आ रहा है, ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान जो हरजिंदर सिंह था वो एक अलग था। ये जो हरजिंदर रिंदा है, जितनी जानकारी मेरे पास है, इसका कार्यक्षेत्र रहा है होशियारपुर, रोपड़ और ये चंडीगढ़ के पास की बेल्ट। और ये जब यहाँ से भागा, ये वांटेड है, ये पंजाब पुलिस इसको ढूंढ रही है। तो ये वो हरजिंदर जिसका जिक्र वेद प्रकाश जी ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। जितनी मेरी जानकारी है, ये अलग है वो अलग है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो तत्परता दिखाई, अब इन्होंने कहा ओंकार जी ने कि ये करनाल तक कैसे पहुंच गए। देखिए वैसे तो वेद प्रकाश जी क्योंकि एक्स पुलिस ऑफिसर है, वो बेहतर बता सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं, जब इनपुट मिलता है तो एजेंसीज कैसे एक्टिवेट होती है, पुलिस किस तरह से एक्टिवेट होती है। लेकिन ये बात हम भी एक मतलब आम सामान्य आदमी अपने सामान्य ज्ञान से भी इस बात को समझ सकता है कि आईबी ने जब ये जानकारी दी, क्योंकि जानकारी आईबी ने दी थी, और आईबी की जानकारी जब तक पंजाब पुलिस के पास पहुंची होगी तो ये मुझे लगता है कि वहां से निकल चुके होंगे। क्योंकि पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और आईबी की ज्वाइंट कार्रवाई होने का मतलब ये है कि वो पीछा कर रही होगी और उन्होंने, आईबी ने हरियाणा पुलिस को जानकारी दी। और कहीं ना कहीं पुलिस जब रोकती है इस तरह के आतंकवादियों को, तो वो पूरी तैयारी करके रोकती है, ऐसी जगह पे रोकती है कि अगर किसी तरह के एनकाउंटर की या किसी तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो पाए। तो ये पुलिस का काम करने का ढंग है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं, ज्यादा बेहतर रहेगा वेद जी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया होगा, वो बेहतर जानते होंगे किस तरह से इंफॉर्मेशन आती है, किस तरह से उस पर एक्शन होता है, किस तरह से ऐसे लोगों को घेरा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की घटना घटने से पहले इन लोगों को दबोच लिया गया, और जो जानकारी हमारे सामने पूछताछ में आएंगी वो हम देखेंगे, पब्लिक डोमेन में आएंगी, हमें और ज्यादा व्यापक जानकारी मिलेगी। ठीक है, मैं अरविंद भारद्वाज जी के पास भी जाना चाहूंगी, जो कि प्रवक्ता हैं जेजेपी के। भारद्वाज साहब, आखिर कैसे इतना बड़ा जो हथियारों का जखीरा है, जो कि फिरोजपुर से अब हरियाणा तक भी पहुंचा दिया गया था, कि फिरोजपुर से लेकर हरियाणा तक पहुंच गए, करनाल तक पहुंच गए, और जिस तरीके से अभी अत्रे साहब भी बता रहे थे कि सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं, जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बेहतर काम किया, उनके चलते ही आज ये साजिश नाकामयाब हो पाई। लेकिन हो सकता है कि एक बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही हो, ना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से ये जो साजिश है नाकामयाब हो पाई हो, बल्कि हो सकता है कि आतंकियों की कोई और प्लानिंग हो। ज्योति जी, पाकिस्तान द्वारा समर्थित जो देश राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो समय समय पर इस तरह की गतिविधियां करती रहती हैं, और परंतु हमारी जो देश की सेनाएं हैं, हमारी जो देश की आर्म फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपना काम बखूबी करती हैं, और उनकी इस तरह के जो प्रयास जो करना चाह रहे हैं वो उसको विफल करने का काम हमारी एजेंसी करती है। इसी प्रकरण में जो ये सब आज जो घटना हुई है, जो जानकारी है वो यही है कि पाकिस्तान से जिस तरह से असला आया, यकीनन कोई ना कोई इनका आतंकवादियों का कोई बड़ा मंसूबा रहा होगा, कोई बड़ा मकसद रहा होगा, कहीं ये इस तरह की कोई दुर्घटना को अंजाम देना चाह रहे होंगे, परंतु हमारी एजेंसीज और हरियाणा पुलिस की सतर्कता से ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, और वरना कहीं ये भयंकर कोई त्रासदी, कोई भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारे वो अधिकारी हैं जो इसमें शामिल रहे, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात, हाँ, ये एक और बात जिस पर अभी हम चर्चा में नहीं पहुंचे, कि इस तरह की अगर ये इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े मात्रा में अगर ये आईडी ब्लास्ट ये सब सामान आया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग पाकिस्तान और जो बब्बर खालसा ग्रुप से जो संबंधित लोग हैं, हो सकता है वो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। तो ये एक संकेत भी है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, और मैं समझता हूं कि वो इससे एक अंदाजा लगा लेंगे वो एक अपनी आगे के लिए, कि हो सकता है आगे ये लोग इस तरह की किसी और गतिविधि को भी अंजाम देने का प्रयास करें। परंतु अभी जो खतरा है वो बिल्कुल टल गया है। हाँ, जो रिमांड उनका मांगा था 10 दिन का, वो मिला एजेंसीज को, और वो अब पूछताछ करेंगे, और उसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी कि आखिर ये कैसे कैसे कहां से आए, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, वो सब चीजें जल्दी हमारे बीच सामने होंगी।
परंतु हाँ, इतना जरूर है कि एजेंसीज ने अच्छा काम किया, उन्हें आगे और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इन लोग राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। ठीक है भूषण साहब, आपको क्या लगता है, हो सकता है कि अभी 4 आतंकी पकड़े गए हैं, 2 के वैसे भी और जिक्र किया जा रहा है, हो सकता है अभी और भी बहुत से ऐसे आतंकी हो जो सक्रिय हो आसपास के इलाकों में और कोई प्लान कर रहे हो? देखिए ज्योति, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी चैनल पर बात कर रहे थे, वहां से यहाँ तक पहुंच कैसे गए। पुलवामा में हमारे आदमी शहीद हो जाते हैं, हमारे आर्मी के ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, दिल्ली में दंगों में पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। उनके बारे में कोई राजनीतिक पार्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। केवल एक सवाल लगाने का एक फैशन हो चुका है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कि चाहे हमारे आदमी जान दे दें इस देश के लिए, शहीद हो जाएं, पर फिर भी कमी निकालने में, छेद निकालने में कोई कमी अपनी तरफ से छोड़ते नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के जब भी आपके चैनल पर डिबेट चल रही थी, मुझे दुख भी हुआ और बड़ी शर्म भी आई कि यहाँ तक पहुंच कैसे गए। मतलब अब इसमें भी ये ढूंढ रहा जा रहा है कि भाई जो कामयाबी थी उसको कैसे बताया जाए कि विफल हो गई है। मतलब इसकी एक तारीफ की जानी चाहिए तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि पुलिस ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से रोक दी। उसमें कमी निकालने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान, राजस्थान से जो हमारा जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है वो कोई 1-2 किलोमीटर का नहीं है, इतना पोरस एक बॉर्डर है हमारा। उधर गांव है, इधर गांव है, बीच में कहीं बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बीएसएफ इतनी बड़ी तादाद में, हर पॉइंट पर, हर कदम पर बीएसएफ मौजूद नहीं हो सकती, हर कदम पर सीसीटीवी काम नहीं कर सकते। तो तमाम चीजें मद्देनजर रख करके जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, ना कि इसमें भी बहुत कोई कमी ढूंढी जाए कि पुलिस वालों ने ये कर देते तो ऐसा हो जाता, ये करते तो ऐसा हो जाता। भूषण साहब, खैर तारीफ की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की जिस तरीके से उन्होंने आज ये, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, ये भी जानकारी सामने आई है कि ऐप के जरिए जो रिंदा है, हरविंदर सिंह रिंदा, वो सप्लाई की लोकेशन तक भेजता था, तब भी कुछ नहीं पता चल पाया। जबकि फिरोजपुर एक ऐसा इलाका है वहां पर ज्यादातर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर बीएसएफ की हमेशा तैनाती रहती है, हमेशा मुस्तैदी रहती है। उसके बावजूद ड्रोन से सप्लाई भी हुई और दूसरी तरफ ऐप के जरिए जो सप्लाई की लोकेशन तक भेजी गई, लेकिन बावजूद उसके कुछ भी नहीं पता चल पाया क्योंकि एक दिन का सारा प्रोसेस नहीं है ये। देखो ये पूरी तैयारी का है और आज की डेट में इंटरनेट और सैटेलाइट का टाइम है। अभी आप कोई ट्रेन के बारे में जानना चाहें कि ट्रेन कौन से स्टेशन पर खड़ी है, कहां जा रही है, अभी सैटेलाइट पे अभी आप बैठे बैठे देख सकते हैं। इसी तरह हवाई जहाज कहां से उड़ रहा है, ड्रोन कहां से कहां जा रहा है, अभी आप सब कुछ देख सकते हैं। अपने स्टूडियो में बैठ के अपने ऐप मोबाइल ऑन कीजिए, आपको हर चीज की जानकारी आपके मोबाइल के अंदर है। तो जो लोग लगे हुए हैं देश को डिसरप्ट करने के पास, उनके पास फाइनेंशियल पैसा है और कनाडा जैसे कंट्रीज से उनको बहुत भारी सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, टेक्निकल नो हाउ मिलता है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे जब किसान आंदोलन, ट्रैक्टर रैली के दौरान बहुत सारे ग्रुप जो है वहां पर ट्विटर हैंडल और तमाम तरह के सोशल मीडिया पाकिस्तान में एक्टिव हो गया था, जो सरकार ने वक्त रहते हुए उनको रोक दिया। तो ये तमाम चीजें कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। केवल एक तोहमत लगा देना, एक उंगली उठा देना, ये एक फैशन बनता जा रहा है। इस फैशन को रोकना पड़ेगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जहां अच्छा काम हो, देश हित में काम हो, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप हारें जीतें, इस देश को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, देश जिंदा रहेगा, देश चलेगा, तभी पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव कर पाएंगी। अदरवाइज ये लड़ के मर जाएंगे और देश का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो हम सबको तारीफ करनी चाहिए कि देश का नुकसान होने से इन एजेंसीज ने बताया है और अभी इंट्रोगेशन शुरू हुई है। आज तो आप पहला दिन है, अभी तो डिबेट हम कर रहे हैं। अभी 10 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट ने दिया है, कुछ सोच समझ कर पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता है। दिल्ली से एजेंसीज जाएंगी, एनआईए जाएगी, इनके इंटरनेशनल लिंक्स, इनके मोबाइल के डाटा, तमाम चीजें, इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनके फाइनेंस, इनके बैंक डिटेल्स तमाम खंगाले जाएंगे, इनकी पिछली क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगाली जाएगी, इनकी क्या स्थिति रही, समाज में क्या स्थिति है, गांव में क्या करते हैं, शहर में क्या करते हैं, इनके कौन सहयोगी है, कौन पार्ट है, तमाम चीजें आनी है। बिल्कुल। केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। केवल जी, आपको क्या लगता है सुरक्षा एजेंसियों की ये कामयाबी है? आपको भी कहीं पर चूक नजर आ रही है कि आखिर करनाल तक कैसे पहुंच गए? देखिए, अगर कामयाबी होती तो करनाल तक नहीं पहुंचते, ये बात तो है। लेकिन अगर मान लो सुरक्षा एजेंसियों ने करनाल में भी उनको काबू किया और उस बात का खुलासा किया, तो इस बात की मैं भर्त्सना नहीं करता, मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि पुलिस को काम अपना चुस्त दुरुस्त होकर करना चाहिए। और एसीपी साहब भी बहुत जोरदार शब्दों में जो बात कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे
कोई दूसरी शक्तियां काम कर रही हुई तो फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क की यही बात हो जाती है। अगर इसके पीछे कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ये जांच का विषय है अभी, अगर कुछ इसके पीछे कोई शरारत का मामला हुआ तो फिर जो है बहुत ही संगीन विषय है। अदरवाइज जांच एजेंसियों ने अगर उनको पकड़ा है और उनकी क्वेरी है तो वो बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और ये चीज चेक होनी चाहिए कि उन लोगों के जो तार है वो कहां से जुड़े और कहां तक पहुंचे। क्योंकि आजकल की जो हमारी जो एजेंसीज है उनको भी चुस्त दुरुस्त होकर काम करना पड़ेगा कि कहां से तार जुड़े थे और कहां तक गए हैं, कौन सी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है, अगर है तो। अगर हमारे इंडिया की कोई ऐसे लोग है कोई भी और उसके पीछे कोई ऐसा दल है या कोई ऐसा कोई भी लोग है या कुछ किसी की भी मंशा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी की मंशा है तो वो भी क्लैरिटी में आनी चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी से आना चाहिए और उनके खिलाफ फिर मौन नहीं होना चाहिए, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी बड़ी जोर ढंग से होनी चाहिए। जिस तरह पूरे देश के अंदर कुछ एजेंसियां काम कर रही हैं और कई लोग जो हैं जानबूझ के इस मामलों को कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है अत्रे साहब, क्या आपको लगता है कि जो ये 4 आतंकी पकड़े गए इस पूरी कंसाइनमेंट को ले जाने में और इस पूरी जो भी साजिश इनकी ओर से रची जा रही थी कि ये 4 ही युवक शामिल थे, यानी कि सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 4 युवकों का इनपुट दिया है बस उन्हें अब सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है, कोर्ट की रिमांड जो है हासिल हो गई है 10 दिनों की। क्या मामला यहीं पर खत्म हो जाता है या फिर अभी भी बहुत कुछ बाकी हो सकता है इस पूरी प्लानिंग में? नहीं, देखिए ऐसा है ज्योति, जब भी इस तरह से कोई पकड़ा जाएगा, जिस तरह से ये पकड़ हुई है, स्वाभाविक है रिमांड लिया जाता है। पुलिस रिमांड इसलिए लेती है कि पुलिस उनसे पूछताछ करती है, उनके कनेक्शन क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ ये जाना था, किसको हैंडओवर करना था, तो नेचुरली इसीलिए रिमांड लिया जाता है। और जो 10 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है तो पुलिस उस पूछताछ में इस पूरी साजिश का खुलासा करेगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो स्थानीय हैं चाहे वो बाहर से हैं, क्योंकि पूछताछ में हर चीज सामने आएगी। और देखिए, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि देखिए इसके अंदर अगर कोई शरारत भी है तो बहुत चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। अगर कोई शरारत कर रहा है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, अगर इसमें कुछ स्थानीय लोग इन्वॉल्व है, वो भी चिंता का विषय है। क्योंकि बाहरी दुश्मनों से तो आप लड़ सकते हो, लेकिन स्थानीय दुश्मनों से लड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चिंता का विषय तो बनता है। लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि जिस तरह से इस देश में पहले, देखिए आप याद कीजिए ज्योति, एक समय इस देश में ऐसा था कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हर पब्लिक प्लेस पे जगह जगह लिखा होता था कि कोई भी लावारिस वस्तु को ना छुए, लावारिस वस्तु देखे पुलिस को जानकारी दे, अनाउंसमेंट होती हर पब्लिक प्लेस पे। और आज समय ऐसा आया है इस सरकार के आने के बाद कि आपको ये चीजें नजर नहीं आती। एक समय इस देश के अंदर ऐसा आ गया था, आप अगर शुरुआत करें, हर साल एक बड़ा ब्लास्ट इस देश के अंदर हुआ। आप देखें, चाहे 93 का मुंबई का है, चाहे आप 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट है, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट है, 2006 में श्रीनगर ब्लास्ट है, 2007 में समझौता ब्लास्ट है, मतलब एक पूरी सीरीज होती थी। लेकिन आज क्यों नहीं है? और अगर कोशिश की जाती है तो वर्तमान सरकार किस तरह से पकड़ती है? अत्रे साहब देखिए, आतंक का जब जिक्र होता है, आतंक एक ऐसी बीमारी है जिसने कई परिवार और देश के देश तबाह कर दिए हैं। और जिन युवकों को आज गिरफ्तार किया गया, सबकी उम्र 20 से 25 साल की बताई जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर देश का जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है। भले ही इन युवकों की ओर से पैसों के लिए ये कंसाइनमेंट ली गई थी या फिर ये खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे, फिलहाल पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में ये भी सवाल बनता है कि आखिर क्या किया जाए इस दीमक को खत्म करने के लिए। जो युवक हैं वो नशे के साथ साथ अगर आतंकी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो। जी देखिए ज्योति, बात आपकी बिल्कुल सही है। जो लोग इस तरह की साजिशें रचते हैं वो युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, और ब्रेन वॉश करने के कई ढंग है। देखिए जो आतंकवाद है, जिस तरह से उस आतंकवाद की अलग अलग टाइप है। कोई का धार्मिक आतंकवाद होता है, कुछ आतंकवाद जो है जिनको हम भाषाई आतंकवाद बोलते हैं, जिस तरह से वामपंथी आतंकवाद है। आतंकवाद की भी अलग, धर्म के नाम पे किसी को बरगलाना, किसी को जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने के लिए बरगलाना, तो ये माइंड वॉश तो इस तरह के साजिश करने वाले लोग करते हैं। लेकिन जो बात आपने कही है बिल्कुल, इसीलिए लगातार इस विषय पे बात कही जाती है। और सरकार भी हर, देखिए चाहे वो किसी प्रदेश की सरकार है, मैं किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, उसका ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि युवाओं में जागरूकता के साथ साथ अपने
प्रदेश को विकास के उस पथ पे लेके जाए कि युवा भटक ना सके। अब पंजाब के अंदर जो नशे की समस्या इतनी व्यापक रही है, इतने बड़े स्तर में पंजाब में जो नशा युवाओं के अंदर फैला है, वो कहीं ना कहीं पंजाब में जो लोग सत्ता में आते रहे हैं उनकी विफलता भी है। उन लोगों ने कभी इस विषय पे अगर काम किया होता, नशे को पंजाब में घुसने से रोका होता। देखिए एक बहुत बड़ा विषय ये भी है, क्योंकि अक्सर ये चर्चा में आता था कि पाकिस्तान से नशा पंजाब में आता है। जब पाकिस्तान से नशा पंजाब में आता है, ये बात चर्चा में हम करते हैं, जब देश की सरकार उसके ऊपर कदम उठाते हुए बीएसएफ का दायरा बढ़ाती है, तो फिर विरोध किस बात का होता है और क्यों विरोध होता है? इससे क्या हमें लगता नहीं है कि जो लोग इन बातों का विरोध करने पे उतर जाते हैं कि साहब आपने बीएसएफ का एरिया 15 से 50 किलोमीटर क्यों कर दिया, इसका मतलब उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। ऐसे जो लोग विरोध करते हैं उनकी मानसिकता के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उनकी इंटेंशन में गड़बड़ है, इसलिए वो इस तरह का विरोध करते हैं। होना ये चाहिए कि अगर आप सत्ता में आ गए, जैसे पंजाब के अंदर, हालांकि मैं राजनीति को इस विषय में लेके नहीं आना चाहता था, लेकिन आप 3 महीने का टेन्योर उठा के देखिए पंजाब का। पिछले 3 महीने के अंदर पटियाला में जो घटना घटी है, क्या वो पता नहीं लगता? और एक ऐसी पार्टी जब सत्ता में आती है और विदिन 3 मंथ्स इस तरह की घटना घट जाती है। जिस बात के लिए केजरीवाल साहब चिल्ला-चिल्ली करते थे, अब मुझे खुल के बोलना पड़ेगा, चाहे रेत की बात कीजिए, केजरीवाल साहब ने खुला कहा जी मैं 20,000 करोड़ रुपया रेत माफिया से ले आऊंगा। आज पंजाब के अंदर आप रेत का दाम देखिए, पिछले 3 महीने में 6 गुना बढ़ गया है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब जनता इस तरह के लोगों को जब सत्ता मिलती है, जिन लोगों के पास कोई विचार नहीं होता, जिन लोगों के पास कोई योजना नहीं होती, जिन लोगों का उद्देश्य मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है, तो कहीं ना कहीं जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और पंजाब की स्थिति पिछले कुछ समय में ऐसी हुई है, जो नशा वहां पे इतना बढ़ा है, जिसका आपने जिक्र किया। ठीक है, फिलहाल पंजाब का जिक्र ना करें तो बेहतर रहेगा। अत्रे साहब, ओंकार सिंह का भी रुख कर लेते हैं, काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकार साहब, आतंकियों के खिलाफ एक खास अभियान चलाने की जरूरत है हर एक राज्य के अंदर, क्योंकि अगर बात सिर्फ नशे की ना करके हम अगर आतंकी भी कर लें और अगर हरियाणा का भी जिक्र कर लें, बीते दिनों गुरवंत सिंह पन्नू की ओर से भी धमकी दी गई थी। लगातार जो है खालिस्तानी गतिविधियां जो हैं उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ने का अंदेशा जो वह नजर आ रहा है। तो क्या खास अभियान चलाया जाना चाहिए आतंक के खिलाफ हरियाणा के अंदर भी? ज्योति जी, बिल्कुल खास अभियान चलाना चाहिए, हरियाणा में भी चलाना चाहिए, पंजाब में भी, दिल्ली में भी और इनसे लगे हुए स्टेट्स में भी। मैं इस बात से आपकी एग्री हूँ। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये सुरक्षा एजेंसियों की काबिलियत है वो काबिल तारीफ है, लेकिन ब्रिजभूषण जी को शायद पता नहीं क्या कहीं से मिर्च लगी, इन्होंने सिर्फ राजनीति के ऊपर भाषण देना शुरू कर दिया। और अब जब प्रवीण अत्रे जी राजनीति के बारे में बोल रहे थे तो ब्रिजभूषण जी की सिट्टी पिट्टी आपकी आलोचना अतार्किक है और आप दूसरों पे आरोप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। कभी देश का भी आज अगर भूल के कभी देश के विषय में सोचो। ठीक है अत्रे साहब, एक बार ओंकार जी को अपनी बात पूरी कर लेने भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आज अगर बात नशे की हो रही है तो ये नशा कहीं ना कहीं बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है। ज्योति जी, आपको मानना पड़ेगा कि आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, पूरे भारत में नंबर 1 है हरियाणा। अगर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, कहीं उनको कामकाज मिलेगा तो उनका नशे से लत छूटेगी। मेरे भाई कह रहे थे पंजाब में नशा बहुत है, जरा हरियाणा में भी नजर मार के देख लो, अंबाले में भी नजर मार के देख लो, परसेंटेज देख लो जरा, पिछले 5 साल में 7 साल में कितने केस आए ये देख लीजिए। आप चुप करके बात सुनते लीजिए मेरी। नजर मारी है, व्यवस्था को सुधारा है, कानून व्यवस्था बेहतर बनाई है, करेंगे तो मुझे लगता है आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है अत्रे साहब आपके पास आएंगे। एक बार ओंकार जी की बात पूरी होने दीजिए। खड़ा है नशे के स्तर पे, उड़ता ठीक है, जैसी फिल्में बनती हैं। ठीक है ओंकार जी आप बोलिए। अपने लोगों ने जिस तरह से अपने प्रदेश का विकास किया, अपने सामर्थ्य को जिस तरह से प्रदर्शित किया, आप तो दल बदलू थाली के व्यंजन सुनोगे केवल इस राजनीति के लिए आपको पता है हरियाणा और पंजाब के आर्थिक अंतर कितना बड़ा है, आप जानते हैं। आज हरियाणा के आप उस हरियाणवी को नीचा दिखा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। आप हरियाणा के विकास को देखिए, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, समझ में आएगा जिस तरह की अच्छी राजनीति करनी। लगातार आप अपनी राजनीति के लिए हरियाणा के लोगों और उपदेश से कर रही है। ठीक है अत्रे साहब अब ओंकार जी को भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए एक बार। जी बताइए ओंकार जी। तो सुरक्षा एजेंसियों का अभियान है, ये तो प्रत्येक स्टेट में होना चाहिए। जहां जहां इसकी संभावना है कि आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है, वहां तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि संदिग्ध व्यक्ति पकड़े भी जाएं और उनका तालमेल किसी भी देश के साथ है
वो जरूर सामने आना चाहिए। और ज्योति जी, मैं एक बात विशेष तौर पर पूछना चाहूंगा, ये प्रवीण अत्रे जी को मिर्च बहुत लगती है। इन्होंने अभी बोला कि 42वें संशोधन में संविधान में इंदिरा गांधी ने परिवर्तन करके पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था। क्या ये पंथ निरपेक्ष के हक में नहीं है? क्या अखंड भारत का मतलब ये है कि किसी धर्म विशेष का भारत हो जाए? नहीं, हम भारतीय, हमें गर्व है। भारत हम सबका है, किसी एक जाति, धर्म और संप्रदाय की ये किसी जागीर नहीं है, ये अत्रे जी की जागीर नहीं है भारत। ये भारत हमारे सबका है। अगर भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो ज्यादा दिक्कत हमारे लोगों को भी होती है। हम भी चाहते हैं कि आतंकी गतिविधि ना हो। ये ठेका सिर्फ बीजेपी वालों ने नहीं ले रखा। ठीक है, भारद्वाज साहब, अरविंद भारद्वाज जी, अरविंद भारद्वाज, किसी भी बात के ऊपर राजनीति कैसे बनेगा अखंड भारत? कैसे बनेगा अखंड भारत? जितने भी लोग इस डिबेट में बैठे हुए हैं, सबका एक ही कहना है कि अखंड भारत बनाया जाएगा, अखंड भारत का सपना है हम सबका, लेकिन कैसे बनेगा ये अखंड भारत? और जो आतंक विरोधी अभियान का जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया, क्या लगता है हरियाणा में कितनी जरूरत है और क्या किया जाना चाहिए इसे लेकर? नहीं, अमूमन हरियाणा में इस तरह की आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत कम हैं और शायद उंगलियों पर ही ऐसी घटनाएं हुई हों कभी। इस मामले में हमारा प्रदेश बहुत शांत रहा और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने। लेकिन ऐसा ना हो ना भारद्वाज साहब की इसी चीज का फायदा उठाकर आतंकी कुछ यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम देने में भी कामयाब हो जाए। खैर, फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया। भारद्वाज साहब, अत्रे साहब, आप बताइए क्या किया जाना चाहिए? जी, हेलो। या फिर आप भी यही कहेंगे कि हरियाणा में आतंक नहीं है, आतंकी गतिविधियां नहीं है, तो फिलहाल शांत बैठने की जरूरत है? नहीं, देखिए ऐसा है, हरियाणा में जब इस तरह की गतिविधि करने की कोशिश की, यहाँ की पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाई है। आप अगर पूरा इतिहास भी उठा के देखेंगे, जब पंजाब अलगाववाद की आग में झुलस रहा था, अब 80 और 90 के दशक, आप हरियाणा में बॉर्डर एरिया में भी उंगलियों पर गिन सकते हैं जो घटनाएं घटी। बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ की पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ, जिस बात के लिए ओंकार जी बड़े परेशान हो गए थे, जो धर्म निरपेक्ष की बात थी, वो कहते हैं कि साहब जो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए देश की सत्ता में कोई ऐसी पार्टी कभी गलती से आ गई, जिस पार्टी ने पहले भी संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन किए हैं, इस तरह के कानून बनाए हैं, जिन कानूनों को अगर तो शायद जानकारी नहीं, पत्रकारिता पे अंकुश लगाने के लिए देश में पहला संविधान संशोधन नेहरू जी के टाइम पे हुआ, जब 2 मैगजीन्स को बैन किया गया था। और वो अगर संविधान संशोधन को या संविधान में लिखी बात को ओंकार जी इतनी उदारता से कह रहे हैं, तो क्या इनको वो भी स्वीकार था जो उस वक्त संविधान संशोधन हुआ? मेरा केवल ये कहना है कि जिस बात के लिए आप बार बार यहाँ बहस कर रहे हैं, एक तो आप बड़ी निराधार बहस कर रहे हैं, आप बार बार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। मैं ये कह रहा हूँ, जब देश का बंटवारा हुआ, देश से पाकिस्तान अलग बना, ओंकार जी को बेहतर पता होगा किस आधार पे बंटवारा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस आधार पे अलग पाकिस्तान मांगा। आप पहले उसको पढ़ तो लीजिए, थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन कीजिए, फिर चैनल पे आया कीजिए चर्चा करने के लिए। अब मैं बात विषय मेन पे आता हूँ। देखिए, जहां तक बात है इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस, पहले का इतिहास भी रहा है और हमारी पुलिस जो है इतनी सक्षम है, इस तरह के लोगों को यहाँ पे सर उठाने नहीं देती। जो लोग इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, वो लोग हरियाणा में तो कम से कम सर नहीं उठा सकते। हालांकि मैं इस बात में पंजाब पुलिस को भी कहूंगा, क्योंकि आतंकवाद पे लगाम पंजाब पुलिस ने भी लगाई थी उस वक्त, जब 80 और 90 के दशक में अलगाववाद पंजाब में बड़े जोर पे था। यही पुलिस थी जिस पुलिस ने वहां पे इस अलगाववाद पे रोक लगाई थी। लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिशें पिछले 1947 से कर रहा है और इस तरह की साजिशें रच रहा है। किसी तरह से लोगों के अंदर आपस में फूट पड़े, लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे का विरोध हो, इस तरह की साजिशें आईएसआई लगातार करती रही है। उसके लिए वो हथियार, जैसे युवाओं को हथियार बना लिया, धर्म के नाम पे लोगों को बरगला लिया, इस तरह की कोशिशें होती हैं। अब इन लोगों के पास जो पैसा आता है, जिसका अभी जिक्र एसीपी साहब भी कर रहे थे, जो पैसा आता है बाहर से, जिस तरह से फंड मिलता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू का यहाँ पे जिक्र हुआ। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस दिन भगवंत मान ने बतौर मुख्यमंत्री अपनी ओथ ली, अगले दिन एक चिट्ठी लिख दी। उस चिट्ठी में क्या लिखा? क्या हमने आपकी मदद की, हमने आपको फंड भी दिया, आपके लिए प्रचार भी किया, अब आपने जो वायदा किया था रेफरेंडम 2020 का प्रस्ताव विधानसभा में लाने का, अब आप वो लेके आइए। बताइए इस चिट्ठी का मतलब क्या समझा जाए? इस चिट्ठी का मतलब क्या समझे? ये चिट्ठी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लिखी थी ना।
तो इस चिट्ठी का मतलब हम क्या समझे? और अगर हम उस सरकार की आलोचना करते हैं, जितनी एजेंसियां वो आपके अधीन है, आप कार्रवाई करो। ऐसा आदमी चिट्ठी लिखता है, उसकी अगर हम आलोचना करते हैं तो ओंकार जी को तकलीफ होती है। अब मुझे ओंकार जी का समझ नहीं आ रहा, क्या ओंकार जी भी चाहते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात जो गुरपतवंत सिंह पन्नू मांग कर रहा है, क्या ओंकार जी सहमत है उससे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ओंकार जी कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। पन्नू ने इस तरह की चिट्ठी लिखी खुल के लिखा कि हमने आपको पैसा भी दिया, हमने आपकी मदद की, अब आप अपना वायदा पूरा कीजिए। तो जब इस तरह के लोग, इस तरह की बातें सरकार में व्यक्तियों के साथ होंगी, स्वाभाविक है थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अत्रे साहब, खैर उस जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं उस पत्र को लेकर बाद में ये भी स्पष्ट हो गया था कि ये फेक थी ये चिट्ठी, और मात्र सिर्फ एक र्यूमर इसे कहा जा सकता है क्योंकि ये फेक थी ये चिट्ठी। खैर मैं यहाँ पर अब अरविंद भारद्वाज जी के पास आना चाहूंगी, पहले उनसे नहीं हम जवाब ले पाए थे। भारद्वाज साहब, आप कैसे देखते हैं, हरियाणा में आज एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकामयाब कर दिया गया, इसकी हर जगह तारीफ भी हो रही है और बेहद काबिल तारीफ है कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आज ये नाकाम किया गया इस साजिश को। लेकिन अगर आने वाले समय में आतंकियां बढ़ती हैं, क्योंकि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसका जिक्र अत्रे साहब भी कर रहे थे कि यहाँ पर कभी ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली हैं, तो क्या ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, जो पूरी टीमें हैं और जो सरकार है, प्रशासन है, उसे शांत ही बैठकर रहना चाहिए या फिर कोई कदम भी उठाए जाने चाहिए इन आतंक विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, और किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? भारद्वाज जी। ज्योति जी, मैं पहले भी यही बता रहा था कि हरियाणा में अमूमन तो इस तरह की घटनाएं हुई ही नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि हरियाणा का जो जनमानस है, आम आदमी है, एक व्यक्ति, हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, वो इस तरह की जो राष्ट्र विरोधी जो नीतियां हैं, राष्ट्र विरोधी जो भावनाएं हैं, दूर है। बड़ा राष्ट्रवाद की भावना हरियाणा प्रदेश के एक एक आदमी के मन में बड़ा कूट कूट के भरी हुई है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से क्यों ना हो, पहली बात। दूसरा ये कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हरियाणा प्रदेश की, वो इस तरह की अगर कभी घटना करने की कोशिश या प्रयास कहीं हुआ हो तो उस पर उन्होंने अंकुश भी लगाया, कार्रवाई भी की है। उसी की बदौलत है कि इस तरह की घटनाओं से हमारा हरियाणा प्रदेश बचा हुआ है। परंतु जब हम एक देश में है और हमारा हिंदुस्तान हमारा देश है, तो पूरे देश की हम बात करें, चाहे ये जो आज जो RDX वगैरह जो सामान ले जाया जा रहा था वो कहीं और के लिए भी था, परंतु हम एक देश के ये हमारा हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। तो हमारी पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ उन लोगों को गिरफ्तार किया, कार्रवाई की, और आगे मैं मानता हूं कि हमारी पुलिस भी, हमारी एजेंसियां भी, गृह मंत्रालय भी इसको लेकर ज्यादा सचेत रहेगा, ज्यादा जागरूक रहेगा, और इस तरह की कहीं आगे भविष्य में कोई और बड़ी दुर्घटना ना हो, इसे लेकर जरूर हमारा जो गृह मंत्रालय है वो पहले से ही प्लानिंग करके चलेगा। और गृह मंत्री जी ने इस पर बयान भी दिया है, और आगे देखेंगे कि आप जिस तरह से अगले 10 दिनों में किस तरह इनसे के जो बयान आते हैं आतंकवादियों के, उससे सारी पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर मकसद क्या था, कहां से आए, क्यों आए, किसके सहयोग से आए। तो उनसे फिर कड़ियां खुलेंगी, परत दर परत हटती जाएंगी और फिर सारी पिक्चर क्लियर होगी, बजाय इधर उधर कहीं और कुछ बोलने के। अभी ओंकार जी जो बोल रहे थे, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, बिल्कुल ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। हिंदुस्तान जितना सिख का है, जितना हिंदू का है, उतना ही मुसलमान का है, उतना ही ईसाई का है, उतना ही जैन का है, उतना ही बौद्ध का है। तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश था, है और रहेगा। इस पर आपको बहस करने की या कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है वेदभूषण साहब, पाकिस्तान आतंकियों को शय देता है, पाकिस्तान में आतंकी पैदा होते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, और इस बार भी इस पूरी घटना के, पूरी साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को टारगेट किया जाता है हर बार, चाहे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, चाहे किसी भी जरिए से उन्हें पैसों का लालच देकर या धर्म के नाम पर किसी तरीके से भी उन्हें भटकाया जाता है। आज भी जो युवा पकड़े गए,
20 से 25 साल की उम्र है उनकी बताई जा रही। ऐसे में क्या कदम हैं जो भारत सरकार की ओर से भी और इस देश में, इस राज्य में उठाए जा सकते हैं ताकि युवा ना भटके, उनका ब्रेन वॉश इतना आसानी से ना हो पाए? हालांकि मैं अभी एक रिसेंट मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगी। जब यूजीसी और AICTE की ओर से ये फैसला लिया गया है कि बाहर अगर पाकिस्तान में जाकर छात्र पढ़ाई करेंगे भारत के, तो उन्हें यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है और क्या कुछ किया जा सकता है? ज्योति जी, पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, था और रहेगा, क्योंकि हरियाणा की भाषा में बोलूं तो गाय और भैंस का कभी मेल नहीं हो सकता। आप कितने भी कोशिश कर लिए, वो गोरी है, वो काली है, उसका रहने सहने का स्थान दूसरा है। अभी 4 नवयुवक जिनकी आप जिक्र कर रहे थे, ये जो लेकर जा रहे थे, ये ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं थे। ओंकार सिंह जी को मिर्च से बहुत प्यार है, अभी अत्री जी को भी लगा रहे थे, मुझे भी लगा रहे थे। यदि मैं बोल दूंगा चारों नवयुवक सिख थे तो इनको बहुत जोर से मिर्च लगने वाली है। अभी मैं अभी बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे आपके चैनल पर, ये मिर्च इनको इतनी लगेगी तो इनका झटका मिर्च समझ नहीं पाएंगे कि मिर्च हरी थी या लाल थी, तो इनको मिर्च अब लगनी शुरू हो गई है शायद। इसलिए ये दिल्ली जो आने का इनका प्लान था, करनाल से दिल्ली की मात्र दूरी जो है केवल 2 घंटा है, वो राजधानी में आकर कुछ भी कर सकते थे। नवयुवक, सिख नवयुवक जो है बहुत प्यारे थे, जो ड्राइंग रूम में सजाने के लिए जो RDX लेके जा रहे थे। इनसे पूछो ओंकार सिंह जी से, ये सिख नवयुवक जो है कहाँ लेके जा रहे थे, बताओ इनसे पूछो ओंकार सिंह जी से, जो अभी हमें मिर्च लगा रहे थे, अब इनको मिर्च लगे। ये गलत भाषा है ज्योति जी। ओंकार सिंह जी ने बात करी है, ओंकार सिंह ने मिर्च लगाने की बात ओंकार सिंह ने करी है। ठीक है भूषण जी, एक मिनट भारद्वाज जी को सुन लेते हैं। जी आप रुकिए, ओंकार जी आप रुकिए, मैं जवाब देता हूँ इनका। ज्योति जी, ये महानुभाव कौन है जो बोल रहे थे? ये क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं? ये मिर्च लगाने वाले कौन है? मेरे को मिर्च लगाएंगे, हम इनको मिर्च लगा देंगे चैनल पर। ये हमें मिर्च लगाएंगे, अत्री जी को हमें मिर्च लगाएंगे, क्या जवाब देंगे भारद्वाज जी? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे आदमी को? भूषण साहब, एक बार आप उनकी बात तो सुन लीजिए। आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक डिबेट में, एक चैनल में शोभा नहीं देती है। एक बार आप उनकी बात तो सुन लीजिए। शर्म आनी चाहिए चैनल पर बैठकर। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या किया जाना चाहिए ताकि ये युवक, इनका जो माइंड वॉश है, ब्रेन वॉश है, ना हो। खैर, आप कहीं और ही इस बात को ले गए हैं, इस टॉपिक को लेकर गए हैं। भारद्वाज साहब की एक बार बात सुन लेते हैं क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। घर तक रखिए ज्योति जी, इन्हें समझाइए जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। सर एक मिनट में अपना जवाब दीजिएगा। बैठे हुए सरदार जी, इनको समझाइए पहले आप। मुझे सब समझ में आता है, सरदार जी जो बैठे हैं इनको समझाइए, आप इनको ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग फिलहाल इस डिबेट में सही तरीके से, क्योंकि भारद्वाज साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। एक बार अगर उनको सुन लें तो शायद कुछ कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे। भारद्वाज साहब सुन लीजिए, बताइए। तो मैं तो पूछ रहा हूं उनको क्यों मिर्च लगी? चलिए ठीक है, समय की मेरे पास कमी है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बहस जरूरी है, मैं आज हमने चर्चा की है करनाल में जो गोला बारूद बरामद हुआ, 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए और ये युवा हैं, 20 से 25 साल की इनकी उम्र है। आखिर क्या इनकी पूरी प्लानिंग थी, क्या इनकी साजिश थी और किस कदर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर इसमें नाकामयाबी जो है वो आतंकियों को दी गई है और खुद कामयाबी हासिल की गई है। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर कैसे फिरोजपुर से ये हरियाणा तक पहुंच गए, करनाल तक पहुंच गए और आगे इनका टारगेट दिल्ली या फिर कोई अन्य राज्य हो सकता था। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।